तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मैथ के अपने नंबर सिस्टम में सीखने वाले हैं 3 टॉपिक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये 3 पॉइंट ज़रूर पढ़ना चाहिए। पहला आज हम लोग पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। यानी पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पे आपको लिखा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। और जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका भाजकों की संख्या ज्ञात करना। किसकी संख्या ज्ञात करना? भाजकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। और जो तीसरा हमारा पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या, ठीक है। तो अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। हम लोग सवालों के माध्यम से पूरा एकदम इसको कवर करने वाले हैं और एक एक चीज़ को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और ये बैच हमारा मिशन 2025, जो कि आपको मैथ पढ़ाने के लिए पूरा डेडिकेटेड है, यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हम वीडियो लाएंगे तो उसको आप तक पहुंचने के लिए चैनल का सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और आप इसे देख नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक संख्या 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक संख्या दिया है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले जो दी हुई संख्या होती है उसका हम लोग खंड करते हैं। उसका हम लोग क्या करते हैं? खंड। तो अगर देखें तो ये है 54। तो आप जानते हो कि 9 और 6 54 होता है, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे 10 कर दिए। तो अगर हम लिखना चाहें 9 को तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 6 को लिखना चाहें तो 2 गुणे 3, और इस 10 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 गुणे 2। यानी ये जो संख्या होती है इसको हमको उस रूप में तोड़ना होता है जिसमें उसका और खंड न हो सके। जैसे देखिए 3 जो है ये एक अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, और 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। मतलब इसको छोटा से छोटा अभाज्य खंड में बांटना होता है। तो अब देखिए 3 कितनी बार आया है? 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 बार आया है, तो 3 की घात में 3 हो जाएगा। 2 कितनी बार आया है? तो 2 बार आया है, तो 2 की घात में 2 हो जाएगा, और गुणे हो जाएगा 5 की घात में 1। इसमें होता क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में कि इनकी जो घात है उनको जोड़ दिया जाता है। तो घात कितना हो गया? 3 प्लस 2 और प्लस 1। तो 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। यानी जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी वो कितना हो जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 6, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर इसको फार्मूले से समझें कि फार्मूला इसका क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं ए संख्या है, बी है, सी है और डी है, इसको हम खंड कर दिए, ठीक है। और ए बी सी डी क्या है आपका? ये अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब छोटी से छोटी संख्या हो गई। और इसकी घात में अगर p है, इसकी घात में q है, इसकी घात में r है, और इसकी घात में यस है, तो होता क्या है कि इसकी यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो ये जो दी हुई घात रहता है यानी p प्लस क्यू प्लस आर प्लस यस, इसको क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी ये जो है हमारा प्रॉपर फार्मूला है। और कैसे चालू होता है सवाल, हमने सवाल के माध्यम से पूरा का पूरा सीख लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो पहला क्वेश्चन है समझ में आया होगा, और फार्मूला कैसे यूज होता है इसको भी आप समझे होंगे। चलिए देख लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न। देखिए, इसका जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि 720 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 720 क्या है? 720 का अगर हम खंड करेंगे, 720 का खंड करने का मतलब ये है कि अगर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 8, 9 8 72, और 72 दहा में होता है 720। अब 9 का खंड होता है 3 का स्क्वायर, 8 को हम लिख सकते हैं 2 घाते 3, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 घाते 1 है तो इसको घात को जोड़ देंगे तो 2 घाते हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ इसकी घात 1 है, तो आप जानते हो कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद जो बची हुई घात होती है उसको हम जोड़ देते हैं। तो घात है 2, और यहाँ 4, और यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 7।
यानी इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। अगर आप देखें तो ये पूछ क्या रहा था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अगर आपको फार्मूला नहीं पता है, मान लेते हैं आप फार्मूला ही भूल गए, पेपर में गए फार्मूला भूल गए, तो आप जल्दी जल्दी से इसका लसन निकाल लीजिएगा, यानी अभाज्य गुणनखंड करिएगा। जैसे 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 36, यहाँ 0, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर यहाँ 0, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 90, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 45, फिर इसको 3 से काटिएगा तो 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 15, फिर 3 से काटेंगे तो आएगा 5, फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 आएगा। ये तब के लिए है जब आप एकदम फार्मूला भूल गए हैं, आपको आ ही नहीं रहा है, तो इसका लसन निकालिएगा और लसन निकालने के बाद जो संख्या आएगा यहाँ पर इसको काउंट करिएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितनी संख्याएं आई यहाँ पर, 7। तो 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो आप लसा करके बहुत बड़ा टाइम वेस्ट करते थे, उसको बचाने के लिए तरीका बनाया गया है। अगर आप इस तरीके को नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब आपको पेपर में एकदम याद नहीं आ रहा कैसे लग रहा है, तो आप डायरेक्ट लसा कीजिए और उसको काउंट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको आ रहा है तो ये विधि एकदम उपयुक्त है आपके लिए। तो चलिए हम लोग दूसरा आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 65 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो संख्या दी हुई होती है उसका हम खंड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणे 5, यानी 13 पचे 65। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो दोनों की घात जोड़ देंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी 65 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, 2। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना पूरा का पूरा आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, भाजकों की संख्या ज्ञात करना। हमारा जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। जैसे अगर कहे कि संख्या 216 के भाजकों की संख्या बताइए। भाजकों की संख्या का मतलब होता है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 216। अब यहाँ पे 216 जो है इसका हम लोग खंड करते हैं। तो आप जानते हो 216 होता है 6 का क्यूब, क्योंकि 6 छक्का 36 छक्का 216। अब 6 दो भागों में टूटा है, 2 और 3 में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणे 3, यहाँ पर घात में 3। तो ये जो घात 3 है वो 2 पर भी आ जाएगा और 3 पर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो संख्या है उसको विभाजित करने के बाद, यानी सबसे छोटी संख्या में विभक्त करने के बाद जो इनकी घात आता है उनमें एक जोड़ लिया जाता है। जैसे यहाँ घात इसका 3 था तो इसमें एक जोड़ लिए, यहाँ पर घात 3 था तो इसमें भी एक जोड़ लिए, और जोड़ने के बाद इनका आपस में करवा दिया जाता है गुणा। तो ये हो जाएगा 3 1 4 और गुणे 3 1 4, तो 4 चौक कितना हो गया, 16। यानी 216 के भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये आता कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है, तो देखिए ये इस आकार का आपका फार्मूला बनता है। यानी अगर कोई संख्या है जो a गुणे बी गुणे सी गुणे डी ऐसे रूप में दिया हुआ है, क्योंकि जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसी रूप में आएगा। और इसकी घात मानेंगे, अगर p है, इसकी घात q है, इसकी घात r है और इसकी घात s है, तो हम क्या करते हैं कि घातों में एक जोड़ देते हैं। जैसे p में हम एक जोड़ देंगे, q में हम एक जोड़ देंगे, उसके बाद r में भी एक जोड़ेंगे और s में भी क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या होता है कि जो संख्या आएगी उनका आपस में गुणा करवा देते हैं। यानी p+1 गुणे क्या हो जाएगा, q+1, और यहाँ पर हो जाएगा r+1 और यहाँ पर हो जाएगा s+1। यानी जो भी आपका घात आएगा उसमें एक बढ़ाकर हम लोग क्या करते हैं, उसका आपस में गुणा करवा देते हैं। तो हमारा भाजकों की संख्या आ जाता है, जैसे इसमें हमने किया 216 का हमने खंड किया 2 और 3 में, इसकी भी घात यानी 2 की घात 3 आया और 3 की भी घात 3 आया। तो इसमें हमने क्या किया कि इसकी घातों को एक एक बढ़ा दिया, तो 2 की घात 4 हो गया, 3 की घात 4 हो गया, और दोनों का आपस में गुणा करवा दिया, 16 आया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल में। देखिए हमारा जो दूसरा सवाल है वो कह रहा है कि 360 के भाजकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है भाजकों की संख्या। तो सबसे पहले 360 का हम लोग खंड करेंगे। तो आप जानते हो कि ये होता है 9
चौक 36 और यहाँ गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 2 होता मतलब 4 होता है 2 का स्क्वायर और 10 जो होगा उसका खंड हो जाएगा 2 गुणे 5। आप जानते हो 3 का स्क्वायर और देखिए दो ठो है और एक खो इधर हो गया, तो ये हो गया 3 गुणे हो गया 5, इसकी घात में 1। तो हमने कहा कि जितना भी घात आता है आपका खंड करने के बाद उसकी घात बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 है तो इसकी घात 1 बढ़ा देंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, फिर गुणा हो जाएगा, 3 की घात 1 बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा, और जो 5 है उसकी घात 1 है तो 1 इसमें भी बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणे ये हो जाएगा 4 गुणे ये हो जाएगा 2, तो 4 तिहाई 12 और 12 दूना कितना आ गया आपका 24 आ गया। इसका मतलब ये है कि 360 के जो भाजकों की संख्या होगी वो 24 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 24 और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर और उम्मीद करते हैं आपको भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाती है समझ में आया होगा। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन करा है कि 56 के भाजकों की संख्या बताइए। तो 56, तो हमारा नियम क्या कहता है कि इसका पहले खंड करें। तो हम जानते हैं कि 7 गुणे 8 56 होता है। अब 7 गुणे 8 को लिख सकते हैं 2 घात में 3, तो यहाँ पे 7 की घात में 1 छुपा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब भाजकों की संख्या निकाला जाता है तो घातों को 1 बढ़ाकर तब गुणा किया जाता है। इसकी घात 1 है तो 1 + 1 कर देंगे, फिर गुणा, इसकी घात 3 है तो 3 + 1 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी 56 के भाजकों की संख्या कितना है 8 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको भाजकों की संख्या बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखिए शून्यों की संख्या ज्ञात करने में सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है कि पहले शून्य क्यों मिलता है हमको, यानी किसी संख्या के अंत में शून्य क्यों आता है। तो या तो उसका 2 से 5 में गुणा हुआ रहता है, यानी अगर हमको किसी संख्या के अंत में शून्य ज्ञात करना है तो क्या हुआ रहता है उसके पीछे, तो आप कहोगे कि 5 का किसी सम संख्या में गुणा हुआ रहता है। जैसे 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 आएगा, मतलब 0 आ जाएगा। 5 का अगर हम आपका 4 में गुणा करें तब पर भी 20 आएगा, उसमें भी 0 आएगा। यानी 5 का अगर किसी सम संख्या के साथ गुणा हुआ रहता है तो वही आपका 0 लाता है। यानी हमको 0 प्राप्त करने के लिए कोई सम संख्या और 5, और सबसे छोटी सम संख्या कौन है 2 है, यानी हमको 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये संख्या बहुत सारी दिया हुआ है। संख्या में क्या होता है कि जो संख्या जिस संख्या की घात सबसे छोटी रहती है वही शून्यों की संख्या होती है। तो पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप करना है इनका खंड। खंड करने के बाद हमको विशेष ध्यान देना है 2 और 5 पर। 2 और 5 में से जिसकी घात सबसे छोटी होगी वही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर शून्यों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसका खंड कर लेते हैं। तो देखिए जैसे 12 का खंड है तो 12 होता है 4 तिहाई 12, तो 3 गुणे 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर होता है 9 दूनी 18, तो 2 गुणे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ 3 पचे 15, उसके बाद यहाँ पर 40, तो 40 का हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 45, उसके बाद 25 का होता है 5 का स्क्वायर, और 16 का होता है 2 घात में 4, उसके बाद 55 का होता है 5 गुणे 11, उसके बाद 105 का होता है 21 पंचे 105, 3 सते 21 21 पंचे 105। हमको क्या ध्यान देना है, हमको केवल 2 और 5 पर ध्यान देना है। तो 2 कितनी बार आया है, देखिए 2 यहाँ पर है 2 बार, 1 3 बार, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यानी 2 घात में क्या मिल गया हमको 10। उसके बाद हमको काउंट करना है 5 को, तो 1 5 यहाँ है, 2 और 2 4, 4 1 5 और 1 6, तो गुणे क्या करना है 5 घात में 6 गुणे। बाकी ये सब जो अंक हैं बाकी वो लिखे रहेंगे, हमको केवल ध्यान देना है किस पर, 2 और 5 पर, क्योंकि यही आपके मिलकर 0 को लाते हैं। तो हमने कहा कि अगर 2 की घात में यम रहे गुणे, और यहाँ पर 5 की घात में यन रहे, और जो घात छोटी हो, जैसे यम जो है वो बड़ी है यन से, यानी यम जो संख्या है वो यन से बड़ी है। जैसे यहाँ जो 10 है वो 6 से बड़ा है, तो जो शून्यों की संख्या होगी वो यन होगी, यानी जो
घात सबसे छोटी होगी वही आपका शून्यों की संख्या होगी। तो 2 और 5 में किसकी घात सबसे छोटी है? तो आप कहोगे कि 5 की घात छोटी है। इसका मतलब ये है कि जो शून्यों की संख्या है, शून्यों की संख्या वो कितना हो जाएगा? तो ये जो घात है वही शून्यों की संख्या बताएगी। तो घात कितना हो जाएगा? 6 है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितना है? 6। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो स्टेप वाइज हमको एकदम ध्यान देना है। पहला स्टेप क्या है कि इसका खंड करके 2 और 5 के खंड में बनाना है। फिर हमको देखना है कि 2 की घात बड़ी है या 5 की घात बड़ी है। जिसकी घात बड़ी है उसको छोड़ देना है और जिसकी घात छोटी है वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 की घात में 10 था और 5 की घात में 6 था। तो 2 की घात में 10 ये बड़ी घात थी, इसलिए इसको हम छोड़ दिए। तो 5 की घात में जो 6 था वही हमारा शून्यों की क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे कहाँ तक चल रहा है? 180 के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये एक सम संख्या का क्या है? सम संख्या का हमारा गुणांक है, मतलब सम संख्या का एक गुणा है। इसके लास्ट में कितना है? 180 है। तो 180 में हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन है? तो आप कहोगे हाँ 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 5 से डायरेक्ट इसमें भाग कर दें। 180 में जब इस तरीके से गुणा का आपका एक सीरीज बनता है तो हमको क्या करना होता है? 5 से गुणा का मतलब भाग करना पड़ता है। 5 से ही क्यों भाग करना पड़ता है? क्योंकि आप जानते हो कि जो शून्य लाता है वो 2 और 5 लाता है। तो 2 तो इसमें ऑलरेडी है, तो 5 जो है उससे पता भाग करने पर हमको पता चल जाता है कि शून्यों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 और उसके बाद कितना आ गया? तो 5 छक 30, कितना आ गया आपका? 36। अब 36 में हम लोग क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 सते 35। ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 आ जा रहा है, फिर 7 में हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? हमको शून्यों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे? 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 कॉमन लिए तो देखिए 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, ऐसे बचेगा। लेकिन ये 2 कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 180 तक, यानी 2 जो है 2 की घात में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 90 लिख सकते हैं। और ये डॉट डॉट होते होते कहाँ पे पहुँच जाएगा? क्योंकि 180 को जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो अगर हम देखें, और ये 2 घात में 90 क्यों आया? क्योंकि 2 90 बार आएगा। यहाँ पर जोड़ तो है नहीं, यहाँ पे गुणा हो रहा है, इसलिए 2 90 बार आएगा तब जाकर 180 बनेगा। तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि ये 90 है, तो 90 को हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला अंक है इसको भी हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 को फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3, यानी 5 तिहाई 15। यानी 5 से काटने पर पहली बार इसका भागफल कितना आया? तो 18 आया। फिर 5 से 18 को काटने पर इसका भागफल कितना आया? 3 आया। तो ये जो भागफल है इसी को जोड़ दिया जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है। यानी शून्यों की जो संख्या है 18 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है 21, वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में। देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि 15 गुणे 16 गुणे 18 गुणे 25 गुणे 35 गुणे 24 गुणे 20 के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए न तो सम संख्या का श्रेणी बन रहा है न तो विषम संख्या का, यानी जो गुणा का श्रेणी बन रहा है न तो सम का है न तो विषम का। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका इंडिविजुअल खंड करना पड़ेगा। जैसे 15 का होता है 3 गुणे 5, 16 का 2 घाते 4 और 18 का कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर गुणे 9, 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 25 को हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आपका 35 का हो जाएगा 7 पचे 35। 24 का हो जाएगा आपका, देखिए 8 त्रिक 24, तो 8 को लिखते हैं 2 घाते 3 गुणे 3 और यहाँ पर 20 का हो जाएगा 2 दूना 4 पंचे 20। तो हमको इसमें काउंट कितने में करना पड़ता है? जब सम और विषम संख्या का श्रेणी नहीं बनता। तो जब सम और विषम संख्या का श्रेणी नहीं बनता तो हमको 2 और 5 को काउंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 घात में 4 है,
यहाँ पे 4 1 है, यहाँ पर 4 1 5, 5 3 8, 8 और 2 10, तो यहाँ पे 2 घात में कितना हो जाएगा 10 गुणे। अब 5 को काउंट करो, तो यहाँ पर 1 यानी 1 घात हो गया, फिर 2 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ पर 5 घाते कितना आ गया 5 आ गया। कितने 5 हैं, तो आप कहोगे 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। इसमें से छोटा कौन है, तो आप कहोगे कि 10 बड़ा है किससे 5 से, तो जो छोटा रहता है वही आपका क्या हो जाता है आंसर। तो इसमें जो शून्यों की संख्या होगी, यहाँ पे लिख देते हैं शून्यों की संख्या, तो जो इसमें शून्यों की आपकी संख्या होगी वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे जिनके माध्यम से हमने सीखा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है और शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो है जिसमें हमने ये तीनों टॉपिक सीखा समझ में आया होगा। है तो इसमें बहुत सारे सवाल, लेकिन हम 3-3 सवालों का एक जोड़ा लेकर आए थे जिसमें हमने आपको तरह तरह के जो सवाल थे उसको बताया और इसमें इसके पीछे फार्मूला को भी समझाया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। यदि वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा जो बैच है आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है। हमारा जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम वो आपका चल रहा है और इसमें वीडियो लगातार आ रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।